इस वीडियो को बनाने के पीछे पर्पस क्या है? पर्पस है कि अगर बाजार गिर रहा है तो हमें करना क्या है, ये क्रैश है या करेक्शन है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखते हैं। तो मेरे हिसाब से बाजार में ऐसी अपॉर्चुनिटीज बहुत कम देखने को मिलती है। जब आप दुआ करें कि बाजार नीचे आए, करेक्ट हो, करेक्शंस हो, हाँ सेलिंग चल रही है, 100% चल रही है। अगर बाजार इतना ही खराब है तो DIS माल परचेज क्यों करते हैं? आप सोच के देखिए। ये माना जा रहा है कि इस पूरी फॉल के पीछे चाइना और USA दो इन्वॉल्व हैं। तो ये जो मौका परस्ती है ये FIs को बहुत ज्यादा महंगी पड़ने वाली है, मैं इसकी गारंटी ले सकता हूँ। आने वाली महाशक्तियों के बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहला नाम है हमारा इंडिया। स्टॉक 10x हो गए, 6x हो गए, 5x हो गए एक ही साल के अंदर में। और जो FIs यहाँ से निकल रहे हैं उनको भी पता है भैया ये माल महंगा ही मिलने वाला है, सस्ता नहीं मिलने वाला। आप सोच लीजिए कि 77 लाख करोड़ रुपए ये कोई बता रहा है आपको? ये कोई नहीं बताएगा आपको। बाजार जब बाजार फॉल हुआ है उतना ही तेजी से नया हाई बना है। पिछले हाई ब्रेक हुए ही हुए, ध्यान रखें। तो मैं आपको एक भविष्यवाणी इस वीडियो के माध्यम से कर देता हूँ। मार्केट के मेरे टारगेट्स क्या है के ऊपर दिमाग लगाइए। बहुत बड़ी हिंट देके जा रहा हूँ और बहुत ही स्केरी फॉल आके रखा है बाजार में। लोग डरे हुए हैं कि बाजार में क्या हो रहा है, क्या वाकई निफ्टी 28% 40% करेक्ट हो जाएगी, या अभी तक का सबसे बड़ा फॉल बाजार में आने वाला है। मैंने हमेशा से अपने चैनल के ऊपर में आपको मोटिवेट करने की कोशिश की और कभी भी डरने की सलाह नहीं दी है। इसके पीछे एक क्लियर रीजन है, क्योंकि बाजार में जो डर गया वो अपने घर गया। आपने बाजार में शायद पुराने फॉल्स नहीं देखे, आपने 2008 नहीं देखा है, आपने उससे पहले के बाजार नहीं देखे, आपने 2020 नहीं देखा है। वजह कोई भी बनती हो, बाजार गिरता है, करेक्ट होता है, फिर से बायर्स आते हैं, फिर वापस चीजें ऊपर हो जाती है। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि जो सिर्फ ऑप्शन ट्रेडिंग या सिर्फ सट्टा कर रहे हैं या ट्रेडिंग इंट्राडे में कर रहे हैं उनके लिए तो बाजार बहुत स्कैरी है। हालांकि जो पोर्टफोलियो अपना मैनेज कर रहे हैं, जो अपना अच्छा खासा हार्ड एंड कैपिटल बाजार में लगा के बैठे हैं इस उम्मीद के साथ में कि शायद उनका पोर्टफोलियो 2x 3x 5x ग्रो होगा, उनके लिए भी 2024 एक अच्छा साल नहीं रहा है। जो लोग 2023 से मेरे साथ जुड़े हैं उनको मैंने पहले ही कहा था 2024 कंसोलिडेशन का टाइम रहेगा। 2024 इतना अच्छा टाइम नहीं रहेगा जैसा कि हम 2023 में देख रहे हैं। रामदेव अग्रवाल जी ने भी अपने इंटरव्यूज में बार बार ये कहा था कि 2024 2023 की तरह से अट्रैक्टिव और चार्मिंग नहीं रहने वाला है। अगर आप बड़े इन्वेस्टर्स को सुनेंगे, बड़े एक्सपर्ट्स को सुनेंगे, तो बाजार में आपकी मैच्योरिटी और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकती है। इस वीडियो को बनाने के पीछे पर्पस क्या है? पर्पस है कि अगर बाजार गिर रहा है तो हमें करना क्या है, ये क्रैश है या करेक्शन है, कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। हम बहुत सारी अटकलें लगा सकते हैं कि यहां से बाजार गिर रहा है और यहां पे एंट्री कर सकते हैं, वहां एग्जिट कर सकते हैं। ये हम खाली प्ले कर सकते हैं। हम टेक्निकल्स की स्टडी के हिसाब से, फंडामेंटल्स की स्टडी के हिसाब से अपना एक गेम प्लान कर सकते हैं। हम प्लान कर सकते हैं अपने ट्रेड्स को, बट फिर भी मार्केट सुप्रीम है, सब चीजों को फेल कर सकते हैं। ध्यान रखना, कोई भी बाजार में खुदा नहीं है, सब फेल हो सकते हैं। यही मार्केट का सरप्राइज एलिमेंट है और यही मार्केट की ब्यूटी भी है। आपने मेरा एक पॉडकास्ट देखा हो जहां मैंने आपको कहा था कि मैंने एक घर लिया है, मैंने गाड़ी ली है, वो सब मैंने प्रॉफिट बुकिंग की थी इसी बाजार से। सही समय पे प्रॉफिट बुकिंग की, तो आज मैं अपने सिर्फ रिस्क कैपिटल और सिर्फ प्रॉफिट के कुछ पार्ट से मार्केट में बैठा हूं। असली पैसा मैंने बाजार से निकाला था। मैंने काफी लोगों को ये चीज डिस्कस भी की थी, बट क्या मैं बिल्कुल सही था? मेरा बचा हुआ पोर्टफोलियो तो आज रेड में है। पूरा पोर्टफोलियो कम से कम 10 से 12% के आसपास आज रेड में क्लोज हुआ है। तो क्या मैं बाजार को बेच के भाग जाऊं? क्या ये और फर्दर 10 12 15% 20% करेक्ट नहीं होता? हो सकता है। मैं उस करेक्शन के लिए तैयार हूं, मैं मेंटली तैयार हूं, मैं फाइनेंशियली तैयार हूं। मैंने आपको बार बार कहा है, मैंने पहली वीडियोस में भी आपको कहा था, जब भविष्यवाणी वाली वीडियो को मैंने क्रिटिकली एनालिसिस किया था, मैंने कहा था कि पंडित जी ने तो कह दिया कि 28% क्रैश हो जाएगा। हमने वहां मजाक भी उड़ाया कि भैया क्रैश होगा तो 28 अक्टूबर तो सैटरडे है, छुट्टी है, आप मुझे बधाई कर सकते हैं, मेरा बर्थडे आने वाला है। बट वहां पे मैंने आपको उस वीडियो में बहुत ध्यान से देखिए, जाके उस वीडियो को देखिए, उसमें मैंने कहा था आपको कि अगर क्रैश हो, करेक्शन हो, कुछ भी हो, आपको करना क्या है? आपको अच्छे स्टॉक्स को लिस्ट में डालना है, वॉच लिस्ट तैयार करके रखनी है। अगर आपके हाथ में वो स्टॉक्स नहीं आए थे तो इससे बेटर अपॉर्चुनिटी आपके लिए नहीं हो सकती कि बाजार वापस जब भी रिबाउंड करेगा आपके स्टॉक्स आपको मल्टी टाइम्स रिटर्न्स देंगे ही देंगे। शर्त यह है कि आपके पास पेशेंस और पैसा, दो चीजें होनी चाहिए। पेशेंस नहीं है, पैसा नहीं है, तो मार्केट आपके लिए सबसे भयावह है, खतरनाक है, डरावनी है, आपको बाजार से बाहर रहना चाहिए। पर अगर पेशेंस और परसिवियरेंस के साथ में अगर आप बैठ जाते हैं तो थोड़ा सा पेशेंस रखते हैं, तो मेरे हिसाब से बाजार में ऐसी अपॉर्चुनिटीज बहुत कम देखने को मिलती है। जब आप दुआ करें कि बाजार नीचे आए, करेक्ट हो, करेक्शंस हो, और आपको वही पुरानी चीजें जो आप नहीं ले पाए थे शायद बेटर अपॉर्चुनिटी पे दोबारा से अब आपको मिल सके, तो आपको वॉच लिस्ट बनानी सबसे बड़ी बात। अब पहले ये समझते हैं कि जो हमारी मार्केट में फॉल आ रहा है इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है। इस वजह को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि कंटेंट आपसे मिस ना हो। ये वीडियो दोनों चैनल्स के ऊपर भी जाएगी ताकि दोनों व्यूअर्स को ये वीडियो मिल सके। और यहाँ पे कोई स्टॉक स्पेसिफिक वीडियो आज हम नहीं डाल रहे, एक ही वीडियो डालने वाले हैं, दोनों ही चैनल पे सेम वीडियो जाने वाली है ताकि दोनों के व्यूअर्स तक ये मैसेज पहुंच सके कि हमें करना क्या है। राइट,
तो अब समझते हैं कहानी क्या है। गूगल करेंगे तो गूगल में भी आपको पता है, जिन लोगों को नहीं पता आपको पता होना चाहिए कि इस महीने में, अक्टूबर के महीने में एफआईज ने बहुत ही खतरनाक सेलिंग दिखाई दी है और एफआईज का जो आंकड़ा है दैट हैज क्रॉस 80,000 करोड़ रुपीस। एक ही महीने में ये अभी तक की बहुत जबरदस्त सेलिंग देखने को मिल रही है। बट यहां पे आपको ना एक एंगल कभी नहीं देखना चाहिए। आप एक एंगल से बाजार को देखेंगे तो बाजार को कभी नहीं समझ पाएंगे। हाँ, सेलिंग चल रही है, 100% चल रही है, बट इस सेलिंग के काउंटर पार्ट अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो इस सेलिंग के काउंटर पार्ट में 77,000 करोड़ के आसपास में डीआईएस ने माल परचेज भी किया है। अगर बाजार इतना ही खराब है तो डीआईएस माल परचेज क्यों करते हैं? आप सोच के देखिए, क्या ये लोग फंड मैनेजर्स जो है क्या वो इतने भी समझदार नहीं है कि उनको भी सेल करना चाहिए? अगर ये बाय कर रहे हैं, ये सेल नहीं कर रहे हैं, तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि नेट में अभी ऑलमोस्ट 5,000 करोड़ के आसपास का माल शॉर्ट है, समझ लीजिए। इन दोनों की अगर नेट कैलकुलेशन करने की कोशिश करते हैं, बट असली गेम क्या है, वजह क्या है? असली गेम को समझने के लिए हम कुछ न्यूज को देख लेते हैं, जहां पे अगर आप गूगल करेंगे तो सब समझ में आ जाएगा कि भैया कितनी सेल लगी हुई। देखिए 77,000 करोड़ आउटफ्लो, एक दिन पुरानी न्यूज है। अब 82,000 हिट हो गया, आज 4 घंटे पुरानी न्यूज है। एफआईज कर क्या रहे हैं? चाइना का वर्ड बार बार निकल के आ रहा है। तो कहानी क्या है? ये माना जा रहा है कि इस पूरी फॉल के पीछे चाइना और यूएसए दो इन्वॉल्व हैं। अभी दो कैसे इन्वॉल्व हैं? यूएसए में आपके इलेक्शंस आ रहे हैं, इलेक्शंस आ रहे हैं नवंबर में, और चाइना पूरा का पूरा ओवरसोल्ड जोन में जा चुका है। ओवरसोल्ड जोन में इसकी इकोनॉमी खराब है, इसके बिजनेस खराब है, इसकी प्रॉपर्टी की मार्केट खराब है, इसकी रियल एस्टेट की मार्केट खराब है, इसके बैंक्स खराब है। यहां पे हालात बहुत ज्यादा खराब है। और कोविड के बाद जो चाइना वर्ल्ड के सामने आया है, वर्ल्ड ने चाइना +1 को अडॉप्ट किया है, चाइना को डिस्कार्ड किया है। तो यहां पे चाइना बहुत बुरी तरह से ऑलरेडी पिटा हुआ है। चाइना ने एक गेम खेला है, चाइना ने ये गेम खेला है कि उन्होंने कहा कि इस इलेक्शन की टाइमिंग का वो वेट कर रहे हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत कमाल की टाइमिंग होने वाली है। तो आपको समझ में आ जाएगा ये सेल ऑफ कब तक रह सकता है और किसके बाद आपको रिवाइवल वापस देखने को मिल सकता है। अब वो करेक्शन 20% हो, 25% हो, 40% करेक्शन हो, वो हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, ना ही किसी को करने की कोशिश करनी चाहिए। आपको सिर्फ टाइमिंग के ऊपर ध्यान देना चाहिए। टाइमिंग क्या है? चाइना ने कहा कि हम एक पैकेज लेके आने वाले हैं अपनी इकोनॉमी को बचाने के लिए। तो ये इस पैकेज के अनाउंसमेंट भर से, पैकेज अनाउंस नहीं हुआ, इस पैकेज के अनाउंसमेंट करने की सिर्फ न्यूज भर से चाइनीज मार्केट 50% के आसपास तक भाग गई, राइज हो गई। पर थोड़े दिन के बाद देखा कि यार ये पैकेज खाली बात हुई, आया तो है नहीं। ये मार्केट पूरी की पूरी फिर दोबारा करेक्ट हो गई। जितना बड़ा था बाजार उतना ही चाइनीज मार्केट वापस नीचे आ गई। अब क्या ये हो सकता है कि चाइनीज गवर्नमेंट यूएस इलेक्शन के ठीक टाइमिंग के हिसाब से इस पैकेज को अनाउंस करे? हो सकता है। तो ये माना जा रहा है। देखिए एफआईज क्या करते हैं, एफआईज क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल पहले चाइना उनको महंगा लगने लगा तो चाइना में उन्होंने सेल किया। उनको इंडिया अच्छा लगा तो इंडिया में उन्होंने बाय करना स्टार्ट किया। अब क्या हो गया? चाइना बहुत ही ओवरसोल्ड जोन में जा चुका है, तो ये इंडिया ओवरबोर्ड जोन में उनका माना जा रहा है कि ओवरबोर्ड जोन के अंदर भी। ध्यान से समझना, पूरा वीडियो देखोगे तब समझ में आएगा, ठीक है? तो यहाँ पे चाइना में क्योंकि ओवरसोल्ड पोजीशंस है तो पैसा यहां से निकाल के वो यहां डाल रहे हैं और वो मौका परस्ती कर रहे हैं। दे आर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बिटवीन चाइना एंड इंडिया। ठीक है, उनका पैसा करना चाहिए, करना भी। मेरे पास पैसा होता है तो मैं क्या करता हूं, मैं एक स्टॉक में प्रॉफिट बुक करता हूं, दूसरे स्टॉक में फिर दोबारा से लेने की कोशिश करता हूं। जो ओवरसोल्ड स्टॉक होता है, ओवरसोल्ड जोन में होता है, उसको बाय करने की कोशिश करते हैं। ओवरबॉट जोन के स्टॉक को निकलने की कोशिश करते हैं। तो एक्सपर्ट्स के हिसाब से, इन्वेस्टर्स के हिसाब से, अगर इंडिया उनके हिसाब से अगर ओवरबॉट जोन में है तो यहां से वो सेल कर रहे हैं और यहां पे वो बाइंग कर रहे हैं। अब क्या ये स्ट्रेटजी परमानेंट स्ट्रेटजी हो सकती है, ये समझने की कोशिश कीजिएगा। चाइना एक डेवलप्ड कंट्री है, डेवलप्ड नेशन है, दुनिया जानती है। इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग नेशन है। इंडिया यंगेस्ट पॉपुलेशन वाली कंट्री है, आप ये भी जानते हैं। इंडिया के अंदर में इंफ्रास्ट्रक्चर में लेके, स्पेशली सड़क हो, रेलवेज हो, पावर हो, रिन्यूएबल्स हो, हम हर चीज के अंदर में एक्सेल कर रहे हैं और इतना ज्यादा पैसा इंडियन मार्केट में आ रहा है, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। 100% एफडीआई हमारे देश में है, बहुत सारे सेक्टर्स के अंदर में जहां पे एफडीआई का डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। तो ऐसे ही इन्वेस्टमेंट करके वो ऐसा कभी नहीं होता कि आज चाइना उनको दोबारा से अच्छा लगने लगेगा। यहाँ की रियल एस्टेट मार्केट बहुत डाउन है। अगर आप गूगल करेंगे, आप यूट्यूब करने की कोशिश करेंगे तो इतने सारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं जिन्होंने चाइना की हकीकत बयां की है। वो चाइना में जाके छुप छुप के वीडियोस बना रहे हैं और बता रहे हैं धरातल पे कि चाइना कितना खराब है। तो ये जो मौका परस्ती है, ये एफआईज को बहुत ज्यादा महंगी पड़ने वाली है, मैं इसकी गारंटी ले सकता हूं। क्योंकि अगर अमेरिकन इलेक्शंस में अगर ट्रंप जीत जाते हैं तो सोच लीजिए कि इंडिया का यूटर्न पक्का है, क्योंकि ट्रंप इंडिया फेवर करते हैं, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। और यह भी कहा जा रहा है कि ट्रंप अगर आ जाते हैं तो सबसे पहले वो ईरान के अगेंस्ट जाने वाले हैं और बाकी वो फेवर जो मिलने वाला वो इंडिया को ही मिलने वाला है।
तो ऐसी स्थिति अगर बनने वाली तो सोचिए क्या होगा। और कमला हैरिस की एक पॉलिसी ये कही जा रही है कि वो कह रही है कि भाई जो एग्जिस्टिंग प्रॉफिट्स है, जो आपके नोशनल प्रॉफिट्स है, उसके ऊपर भी टैक्स लगा सकते हैं। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? तो मार्केट अभी इन सब चीजों के बीच में जियोपॉलिटिकल टेंशंस में फंसा हुआ है। जो ट्रेडर्स है, जो इन्वेस्टर्स है, एफआईज है, वो अभी अपॉर्चुनिटी ट्रेड कर रहे हैं कि इंडिया से थोड़ा सा माल निकालो, थोड़ा सा चाइना में वापस डालो, फिर वहां से प्रॉफिट बुक करके ये वहां पे अटक जाएंगे मुझे लगता है। क्योंकि चाइना जिस हिसाब से एफआईज को या एफपीआईज को अट्रैक्ट कर रही है, हो सकता है ये थोड़ा सा इमेच्योर डिसीजन हो, क्योंकि चाइना की इकोनॉमी अभी बिल्कुल खराब स्टेज से गुजर रही है। ये रिवाइवल के स्टेज पे नहीं आ सकती आने वाले कुछ सालों में। और ऐसा भी कहा जा रहा है कि शायद जनता चाइना में अब बदलाव चाहती है, जिनपिंग सत्ता छोड़ सकते हैं, उनको मजबूर किया जा सकता है, उनकी सत्ता भी जा सकती है, ऐसा कहा जा रहा है। होगा नहीं होगा ये कुछ मालूम नहीं है, क्योंकि जियोपॉलिटिकल टेंशंस बहुत ही ज्यादा सीवियर हैं। यूएस, चाइना और इंडिया, ये ट्रायंगल बना हुआ है, समझ के रखियो। दूसरी चीज बहुत बड़ा गेम चल रहा है महाशक्तियों के बीच में। ये महाशक्ति कौन कौन है, ध्यान से समझना। आने वाली महाशक्तियों के बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहला नाम है हमारा इंडिया, क्योंकि दुनिया यहां पैसा डाल रही है, दुनिया यहां से रूट प्लान कर रही है। दूसरा, इस पे दूसरा नाम आने वाला है यूएई, ये यहां पे निकलने वाला है। फिर तीसरा नाम इसमें निकल के आ रहा है रशिया। ये एक ट्रायोफॉर्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, ध्यान रखना। और इसके लिए किसी भी कंट्री को डेवलप करने के लिए क्या चाहिए होता है? इंफ्रास्ट्रक्चर। ये आपको पता है, नहीं पता तो लिख लीजिए। इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर सबसे बड़ी चीज क्या होती है? ये होती है पावर। आप समझ सकते हैं, पावर और इंफ्रास्ट्रक्चर का सबसे बड़ा बूम इंडिया के अंदर में है, सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर में है। और हम ही ऐसे रूट्स बना रहे हैं, सी रूट्स बना रहे हैं, रोड रूट्स बना रहे हैं, और ऐसे बहुत सारे रूट्स हैं जो हम इन तीन ट्रायो को एक इकट्ठा जोड़ते हुए दिखाई देंगे। तो आने वाला समय इस महाशक्ति के उभरने का है। और यहां पे थोड़ा सा चाइना डाउनफॉल होता दिखाई देगा। यूएस मार्केट को किसी का साथ देना पड़ेगा, तो यहां पे काफी हद तक हस्ती खराब होती दिखाई दे रही है। और यूरोप भी कहीं ना कहीं डाउनफॉल में ही होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये थोड़ा सा चेंज ऑफ फेज आने वाले कुछ सालों में दिखाई, कुछ सालों की बात कर रहा हूं, कुछ दशकों की बात अब मैं नहीं कर रहा हूं, कुछ सालों की बात करूं। शायद एक दशक के अंदर भी होता हुआ दिखाई दे, 1.5 दशक में होता हुआ दिखाई दे, ज्यादा। तो यहां पे अब एफआईज क्या होंगे? एफआईज अगर चाइना में जो मूव कर रहे हैं वो ट्रैप होते हुए दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि वहां पे रियल स्टोरी नहीं है। मौका परस्ती अगर उन्होंने वहां पे इन्वेस्टमेंट की भी, तो ये भी हो सकता है कि चाइनीज स्टॉक मार्केट वहां पे एफआईज को अटका के वापस पंप एंड डंप कर दे, जैसा हाल फिलहाल देखा गया था। और डंपिंग में उनका पैसा वहां पे अटक सकता है। अगर मैं आपको एक डेटा दिखाने की कोशिश करता हूं, आपको सिर्फ गूगल करना, देखो हर चीज मैं आपको करके दिखाता हूं। मैं आपको कोई भी चीज ये नहीं है कि कोई प्रेजेंटेशंस बना के लेके आता हूं मैं। सीडीएसएल का कंट्री वाइज डेटा देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कौन किस देश में कितना पैसा लगा रहा है। हमारे देश के पैसे की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे सीडीएसएल का ऑथेंटिक डेटा है। देखिए, क्लिक कीजिए, ये कोई एडिटिंग नहीं है, बिल्कुल लाइव है। ये सितंबर मंथ का, अक्टूबर मंथ का अभी आया नहीं है, इसमें सेल ऑफ डेफिनेटली दिखाई देगा। तो आप देखेंगे तो पाएंगे, इसको मैं बार बार आपको दिखाया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका सबसे बड़ा इन्वेस्टर, सबसे बड़ा कंट्री, 33,34,000 करोड़ की इक्विटी के अंदर, इक्विटी में इन्वेस्टमेंट है इंडिया में। उसके बाद सिंगापुर 5,81,000, लग्जमबर्ग, आयरलैंड, मॉरिशस, यूके, नॉर्वे, जापान, कनाडा ने थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग की हमारे यहाँ से, 2 लाख करोड़ पे तो डाले उसने। तो टोटल इन्वेस्टमेंट है कितनी? 77,96,000 करोड़ तो अभी इन्वेस्टेड एज ऑन सितंबर था। 77,96,000 में से अगर मान लीजिए 82,000 अगर निकल भी गया, तो अभी भी 77 लाख के आसपास हमारे पास पैसा बचा हुआ है। अभी कुछ भी नहीं निकल रहा है, ये सिर्फ एक चंक है, 1% पैसा वो यहां से वहां कर रहे हैं, उसमें आपको टेंशन हो रही है। आपको लग रहा है कल का टीटागढ़ खराब हो जाएगा। अरे टीटागढ़ अगर कंपनी अगर आपको अच्छी लग रही है, फॉर एग्जांपल आपको इन्फोसिस अच्छा लग रहा है, रिलायंस अच्छा लग रहा है, या कुछ भी अच्छा लग रहा है फॉर दैट सेक, जो आपके पोर्टफोलियो में है, आपको स्टॉक के करेक्ट होने के लिए खुशी मनानी चाहिए। आपको 30-40% करेक्शन पे अगर स्टॉक मिलता है, आपको एंट्री स्टार्ट करनी चाहिए, आपको एवरेजिंग स्टार्ट करनी चाहिए। 50% करेक्ट होता है, वॉरेन बफेट कहते हैं, भाई वॉरेन बफेट तो बड़ा भगवान तो है नहीं मार्केट में, जिन्होंने इतना पैसा मार्केट से बनाया। वो साफ कहते हैं, इफ यू कांट सी योर पोर्टफोलियो गोइंग डाउन बाय 50%, डोंट कम टू द मार्केट्स। क्या वो पागल है ये कहने वाले? बस 20% करेक्शन होगी, हाहाकार मच गया। हाँ, एक चीज ध्यान रखिए, टेक्निकल्स अगर आपको नहीं आते हैं तो आपको ये समझना पड़ेगा कि बाजार में आपको ये गेम करना आना चाहिए। आपको ये समझ में आना चाहिए, कोई भी स्टॉक अगर ऊपर जाता है तो वो करेक्ट होकर नीचे आता ही, आपको ये एग्जिट्स प्लान करने आने चाहिए, पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करनी आनी चाहिए। मेरी पार्शियल प्रॉफिट यहाँ पे बुक हो चुकी थी, मैंने यहाँ पे काफी अच्छा पैसा विड्रॉ किया। अभी जो पैसा पड़ा हुआ है उसमें 12% 15% के आसपास का लॉस चल रहा है। क्या करूं? परेशान हो जाऊं, लॉस में बेच के बाहर हो जाऊं? नहीं, क्योंकि अगर मैंने कोई स्टॉक अच्छा लिया है, अगर मैंने उसकी फ्यूचर स्टोरी प्लान की 10 साल की, तो 10 दिन के प्राइस करेक्शन में मुझे टेंशन क्यों हो रही है? आप समझ रहे हैं? तो यहां पे आपको ये प्लान करना है कि आपने जो भी स्टॉक लगाए हैं वो एक बिजनेस है। देखिए, मैं ऑप्शन ट्रेडर्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इंट्रा ट्रेडर्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आप वेल्थ क्रिएटर्स हैं, मेरे इस चैनल पे वेल्थ क्रिएशन की बातें होती हैं, क्लासेस भी वेल्थ क्रिएशन की होती है, तो हम सिर्फ बिजनेस की बात करते हैं।
हर स्टॉक, लिस्टेड स्टॉक एक बिजनेस है, एक अपॉर्चुनिटी है। तो आपको ये देखना है, अगर मान लीजिए 1000 रुपए पे आप उसको नहीं खरीद पाए थे, गिर के किसी वजह से 700 रुपीज पे आ गया, तो आप सोचिए 30% करेक्शन पे आपको मिल रहा है, आप क्यों इन्वेस्ट नहीं करेंगे? इस 30% करेक्शन में आपको 100 रुपीज लगाने, 30 रुपीज लगाइए ना, क्या इशू है? आप अगर मान लीजिए 1000 रुपए पे आप कुछ चीजें लेके अटक गए थे, 700 पे आप थोड़ी सी एवरेज कीजिए और करेक्शन आती है, मान लीजिए स्टॉक 60% के आसपास आता है, मतलब 600 रुपए के आसपास आता है, 40% करेक्शन होगी मोटा मोटा यहाँ पे आप फिर 10-15-20% के आसपास फिर पैसा डालिए। कोई स्टॉक 500 रुपए आ जाता है, 50% करेक्शन अगर ऊपर से होगी, अरे भाई दीज आर दी अपॉर्चुनिटीज। अगर निफ्टी या सेंसेक्स मान लीजिए 18% से लेके 20% के आसपास करेक्ट होता है, तो आपकी जो स्टॉक है वो कम से कम 3x 4x करेक्ट हो सकते हैं मोटा मोटा। इसका मतलब ये लगा लीजिए मोटा मोटा 50-60% करेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि 2023 में बहुत जबरदस्त रैली आई है। स्टॉक 10x हो गए, 6x हो गए, 5x हो गए एक ही साल के अंदर में। 10 साल की रिटर्न्स एक साल में आ गई, क्यों करेक्ट नहीं हुए? पर हाँ, अब जो बाजार में पैसा है, जो DIIs का सपोर्ट है और जो FIs यहां से निकल रहे हैं, उनको भी पता है भैया ये माल महंगा ही मिलने वाला है, सस्ता नहीं मिलने वाला। आप सोच लीजिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे शेयर्स ऐसे हैं जिनकी इक्विटी बहुत छोटी है। आप मोमेंटम प्ले कर सकते हैं, यहाँ पे मोमेंटम अगर आप प्ले नहीं कर पाए तो री एंट्री आपकी महंगी होने वाली है। घूम फिर के जो इंफ्रा की स्टोरी है, जो ग्रोथ की स्टोरी है, जो GDP की स्टोरी हिंदुस्तान के अंदर में, जो इन्फ्लेशन कंट्रोल करने की स्टोरी है, जो बैंकिंग्स का हमारा जो स्ट्रेंथ है, वो किसी और कंट्री में भी नहीं देखने को मिल रही है। तो ये सारे के सारे फैक्टर्स इंडिया को एक बहुत ही अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट कैटेगरी में डालते हैं, जो नंबर 1 इन्वेस्टमेंट कैटेगरी आती है। तो इसलिए जो भी FIs जा रहे हैं, आज 80,000 करोड़ का बेचे के चाहे 2 लाख करोड़ का माल बेच के चले आए, उनको वापस आना पड़ेगा, क्योंकि उनकी जो इन्वेस्टमेंट है हमारी कंट्री में, दैट इज 77 लाख करोड़ रुपए, 77 लाख करोड़ रुपए। ये कोई बता रहा है आपको? ये कोई नहीं बताएगा आपको। मैं क्यों बताता हूं आपको? क्योंकि मैं डे 1 से आपको मोटिवेट करता हूं, बाजार अच्छा है, डिसीजंस हमारे खराब होते हैं, हम कभी भी एग्जिट बिल्कुल टॉप पे नहीं कर सकते, कोई नहीं कर सकता, हम टॉप के आसपास एग्जिट कर सकते हैं। बस टेक्निकल एनालिसिस का यही फायदा है कि अगर हमने हिम्मत दिखाई तो एग्जिट कहीं ना कहीं हम टॉप के आसपास कर सकते हैं। अगर नहीं भी कर पाए तो फिर रोना क्यों है? आपका अपना पैसा है। मैं आपको कहता हूं कि आपको पैसा बोरो नहीं करना, आपको कभी फंडिंग नहीं उठानी, आपको किसी से लोन लेके बाजार में नहीं आना, अपनी हार्ड अर्न मनी के साथ में आना है, ताकि आप उसके इमोशंस आपके अटैच हों। तो कभी भी बाजार में अगर वो बिजनेस आपको अच्छा लगता है, तो मैंने आपको फिर से कह रहा हूं दोबारा से, इस चीज को ध्यान रखना, कोई भी स्टॉक, कोई भी शेयर क्या है? शेयर इज इक्वल्स टू अ बिजनेस। आप ये समझ लीजिए, जितने भी वीडियोस मैंने स्टॉक की बताई हैं आपको, वो सब स्टॉक करेक्ट हो रहे होंगे आज की डेट में। ऐसा कोई बाजार का शेयर नहीं है जो करेक्ट नहीं होगा, 100% करेक्ट होगा। आज नहीं हुआ तो कल करेक्ट होगा। अगर करेक्शन में वो बिजनेस जो आपको 10 दिन पहले, 10 साल के लिए अच्छा लग रहा था, तो इस 10 दिन में इतनी टेंशन क्यों है? तो मेरे हिसाब से आपको आइडिया समझ में आ गया करना क्या है। मेरा मकसद क्या था इस वीडियो को बनाने का, ताकि आपको बता सकूं कि ऐसे डर के माहौल में डर के भागना बहुत आसान है, डट के रहना, पैसे प्लान करना, री इन्वेस्टमेंट्स करना, एवरेजिंग करना। बड़े इन्वेस्टर क्या कर रहे होंगे? आपको क्या लगता है? विजय केडिया क्या कर रहे होंगे? आपको क्या लगता है? कचोलिया क्या कर रहे होंगे? अगर राकेश जी होते तो क्या कर रहे होते? उनकी वाइफ क्या कर रही होंगी? ये सब करेक्शंस में कभी भी माल बेच के भागते नहीं है, और उल्टा पैसा डालते हैं अपने। उनके पास में इतनी सोर्स ऑफ इनकम होती है, उनके कैपिटल सोर्सेज होते हैं, जहां पे वो करेक्शंस में पैसा और लगाते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि बाजार जब बाजार फॉल हुआ है, उतना ही तेजी से नया हाई बना है। पिछले हाई ब्रेक हुए ही हुए, ध्यान रखना। तो मैं आपको एक भविष्यवाणी इस वीडियो के माध्यम से कर देता हूं। मार्केट के मेरे टारगेट्स क्या है? मार्केट आपको देखना, ध्यान रखना, मार्केट 6000 से करेक्ट हुई थी, ध्यान रखना, 6000 से करेक्ट हुई थी, वापस 2200 के आसपास में आई थी, याद है आपको? 2200 के आसपास। ये 11 ब्रदर्स के टाइम की बात कर रहा हूं। 6000 के बाद में बाजार कहां गया? 6000 के बाद बाजार गया 12000। एक ऐसा फिगर दे रहा हूं जो आपको समझ में आ जाएगी, शायद बहुत सरप्राइजिंग लगने वाला है। 12000 से वापस करेक्ट हुआ, 9000 के आसपास आया, करेक्ट। उसके बाद बाजार ने क्या हाई बनाया? 24000। अब जो करेक्शन है, अब ये 20 के आसपास आए या 18 के आसपास है, जो भी है, नेक्स्ट जो इसका टारगेट है वो है 36,000 का। मेरे से लिखवा के ले लीजिए। 6000 के लिए निफ्टी चल रही है आने वाले 5 साल के अंदर में, ध्यान रखिएगा। तो आपको ये रैली मिस करनी है, इस रैली का पार्ट बनना है। अब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि अगर निफ्टी 25,000 से करेक्ट होने के बाद में, अगर मान लो यहाँ पे 20% की करेक्शन हो भी जाती है, ठीक है, तो घूम फिर के 20,000 के आसपास अगर निफ्टी आ भी जाती है, तो भाई साहब आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है अगले आने वाले 5 से 7 साल के लिए, क्योंकि उसके बाद ही बाजार गिरने वाला है। और एक और चीज, मार्केट की साइकिल कही जाती है। साइकिल क्या है? मार्केट की जो करेक्शन की साइकिल होती है वो होती है 4 ईयर्स की, 8 ईयर्स की, 12 ईयर्स की। ध्यान रखना, अगर 2020 से मैं बात करूं
तो 2024 एक करेक्शन का ईयर है, ये 4 इयर्स की साइकिल है, बट 2020 वाज द डीपेस्ट करेक्शन, और वो एक वजह से ही बहुत अच्छे से, ठीक है ना। उससे पहले की जो हमारी करेक्शन थी वो 2008 की करेक्शन, 2008 से मोटा मोटा 2020 में, ये हमारे कितने साल की करेक्शन, कितने साल का पीरियड है, 12 साल का पीरियड आया, ध्यान रखना। तो 10 से 12 साल की एग्जैक्ट एवरेज होती है करेक्शन होने की। तो 2020 से अगर 10 साल भी लगाते हो तो 2030 से पहले मार्केट में क्रैश नहीं आने वाला, क्रैश नहीं आने वाला। करेक्शंस होती रहेंगी, करेक्शन मार्केट के लिए हमेशा अच्छी होती हैं और रहेंगी। जो जिस क्रैश की आप बात करते हो 40%, 60%, मतलब ऐसे विद इन नो स्पैन ऑफ टाइम मार्केट जब गिरता है, ताश के पत्तों की तरह गिरता है, उसे कहते हैं क्रैश। स्पीड होती है करेक्शन, बुर्ज खलीफा मूवमेंट टूटती है ना, तो वो क्रैश आएगा 2030 के आसपास में। 2029 में आपको सचेत होना है। अभी आपके पास मोटा मोटा 5 साल है, वहां पे जाके इलेक्शंस होंगे इंडिया में, ध्यान रखना इलेक्शंस होंगे। अभी 5 साल बीजेपी राज करने वाली है, मौज करने वाली है, बहुत सारी पॉलिसीज लेके आने वाली, इतना एफडीआई आने वाला है आपको अंदाजा भी नहीं है। रशियन पैसा तो अभी बाजार में आना भी शुरू नहीं हुआ है। ये आउटलुक आपको किसी और वीडियो में नहीं मिलने वाला है, तो प्लीज इस वीडियो को बार बार देखना, दोस्तों से शेयर करना, इस वीडियो को अपना स्टेटस लगाना व्हाट्सएप के ऊपर में, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस एंगल से बाजार को देख सके और समझ लेना कि जितने भी एफआईज यहां से जा रहे हैं वो वापस आएंगे और बहुत तगड़े तरीके से वापस आएंगे। उनको मलाल होगा कि जो स्टॉक वो सस्ते भाव में बेचे गए थे, उनको वही स्टॉक वापस महंगे मिल रहे हैं। 2020 में क्या हुआ, 2008 में क्या हुआ, उससे पहले क्या हुआ, आपको सब पता होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से जो करेक्शन स्टार्ट होने वाली है वो यहां स्टार्ट होगी। 2029 में हमें मार्केट से बाहर होना ही होना है, क्योंकि जब ये जो टर्म मिलने वाली बीजेपी को, बीजेपी जिसकी लड़ाई लड़ेगी यहाँ पे, ये 5 साल की प्रोग्रेस वहां बताएगी कि क्या वो हमारे देश को अट्रैक्ट कर पाई है कि नहीं कर पाई है। अगर अगले 5 साल, क्योंकि अभी तो सरकार नहीं गिर रही है, गिरने की कोई वजह नहीं दिख रही है, कुछ नहीं होगा, 5 साल सरकार चलनी ही चलिए, तो यहाँ पे स्टेबिलिटी है। चाइना में स्टेबिलिटी नहीं है, ध्यान रखना। यूएस में स्टेबिलिटी अभी नहीं है, ये इलेक्शन के बाद वहां की स्टेबिलिटी तैयार होगी। अभी रशिया की बात हो रही है, यूएई की बात हो रही है, कतर हम जाने वाले हैं। आपको पता है, आपको अंदाजा नहीं है, नेक्स्ट जो गेम प्लान हो रहा है, जो हमारे बायोफ्यूल्स हैं, पेट्रोल और डीजल, जितनी भी इकोनॉमी इसके ऊपर डिपेंडेंट है, उनको डिस्कार्ड करने के साथ साथ में बहुत बड़ा गेम बनने वाला है। आने वाली जो इकोनॉमीज है वो एलएनजी की तरफ जाने वाली हैं। तो ये जो शिफ्ट होगा, तो आपको अंदाजा भी नहीं है कैसे इकोनॉमीज चेंज होगी। इसके ऊपर दिमाग लगाइए, बहुत बड़ी हिंट देके जा रहा हूं। और इस हिंट के लिए एक शेयर जो मैं अपने फ्रेंड ग्रुप में हमेशा से स्टडी करता हूं, स्वैन एनर्जी, इसको स्टडी कीजिए। मेरे पास पोजीशंस हैं, मैं इसको हर डिप पे बाय कर रहा हूं, मेरे एक प्लान के साथ बाय कर रहा हूं। इस स्टॉक को आप भी स्टडी कीजिए, मैं भी स्टडी करूंगा, और ऐसे और भाई बहुत सारे स्टॉक्स हैं, फॉर एग्जांपल पेट्रोनेट एलएनजी है ना, पेट्रोनेट एलएनजी, ऐसी ऐसी स्टडी स्टोरीज को स्टडी कीजिए। आने वाले 10 साल में जो आपको करोड़पति नहीं करोड़ोपति बना सकते हैं। क्या पैसा आप लगाने वाले हैं, क्यों लगाने वाले, कहां लगाएंगे। अब 600 रुपए का अगर मान लीजिए 600-700 रुपए का स्वैन एनर्जी अगर आपको आज 500 में मिल रहा है, तो भैया करेक्शन हो रही है ना, थोड़ा पैसा डालना स्टार्ट करो, एक एसआईपी प्लान करो। आपको ऐसे स्टॉक्स की वॉचलिस्ट बनानी है जो इस करेक्शन में आपको लेनी थी, नहीं ले पाए, अब लेना है। करना किस लिए? आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि बाजार में डरना है या करना है। मुझे कमेंट सेक्शन में आपके कमेंट्स की वेट रहेगी कि व्हाट इज योर नेक्स्ट प्लान। सम अदर वीडियो, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।